पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ अजीत द्विवेदी जी आज पटना में हैं और समझ ही रहे हैं पटना में आज होने की वजह क्या है। पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन था। राहुल गांधी पटना की सड़कों पर थे, तेजस्वी यादव साथ साथ थे। तो आज पूरा पटना राहुल गांधी के असर से प्रभावित दिखा। राहुल गांधी की छाप दिखी, राहुल गांधी की बातें सुनने को मिली और देश ने भी सुना और इंडिया ब्लॉक ने पूरी ताकत पटना में उठा रखी थी, क्योंकि 2025 में चुनाव सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। लड़ाई एनडीए गठबंधन से लड़ा जाना है। नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र क्या है, नीतीश कुमार कितने थके हुए हैं, कितने ऊर्जान्वित हैं, यह हम और आप समझते हैं। प्रशांत किशोर की चुनौतियां भी हैं। इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक प्रशांत किशोर के खिलाफ हमलावर नहीं होता है, इसके पीछे भी ठोस रणनीति है। तो वोट चोरी, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, अजीत सर भी इस बात से सहमत रहे हैं कि सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर आप बिहार के चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव सभी के साथ इतने दिनों तक बिहार भ्रमण कर विपक्ष को जिंदा तो कर दिया है। तेजस्वी यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े आलसी हैं, घर से निकलने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, उन्हें भी सड़कों पर तो बिहार में विपक्ष दिखा, विपक्ष की ताकत दिखी, कांग्रेस में नया जोश दिखाई पड़ा। तो अब राहुल गांधी, देखिए बिहार का चुनाव, और राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार के चुनाव को लड़ेंगे। बिहार वह प्रदेश बनेगा जहां से पूरे देश में यह संदेश आ जाएगा कि लोकतंत्र जिंदा है, वोट चोरी नहीं होने देंगे और राहुल गांधी पूरी ताकत बिहार में लगाने जा रहे हैं। अब इसका फलाफल क्या होगा, क्योंकि बिहार सरकार फ्री बीज की इतनी योजनाएं लेकर आ रही हैं। 10,000 प्रत्येक परिवार की एक महिला को ऐलान किया गया है। मुझे तो लगता है सभी महिलाओं को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, हमें कल ही कोई बता रहे थे कि देखिए आजकल साइबर कैफे में या आधार केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। जिनकी उम्र 58 साल है, 58 ईयर्स है, वह भी जन्म तिथि में सुधार करवाकर अपने को 60 मनाने में लगे हैं, जो सरकारी नौकरी में या किसी रोजगार में नहीं है, क्योंकि जैसे ही वे 60 के हो जाएंगे उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ तो प्राप्त होने लगेगा। इसके अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री, इसका भी असर गांव में दिखने लगा है। तो बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनौतियां तोड़ी नहीं गई हैं। बिहार में चुनौतियां टूटी हैं। आपने देखा है कि 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़े, नीतीश कुमार कैसे चुनाव हारे थे, लोकसभा का चुनाव, और 2015 में जब प्रशांत किशोर आए, रणनीतिकार बने महागठबंधन का, लालू यादव के साथ गए, तो फिर जो नरेंद्र मोदी का सुमेध रथ 2014 में दौड़ना प्रारंभ हुआ था, वह बिहार ने रोका। तो बिहार में सत्ता बदलती रही है, लेकिन क्या 2025 में सत्ता बदलेगी, या नीतीश कुमार का नेतृत्व फिर से आगे चलता रहेगा, या फिर भाजपा का नया चेहरा आ जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अजीत जी, अब आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बता ही दिया कि पटना में होने की क्या वजह है। बिल्कुल। पटना में होने की एक वजह तो ये थी कि एसआईआर को लेकर के जो यात्रा शुरू हुई थी उसका समापन था। बिल्कुल। और फिर कल लाइव सिटीज का कॉन्क्लेव है, बिहार की बात का दूसरा एडिशन है, तो उसके लिए भी पटना में रहना ही था। और वैसे भी अब चुनाव है तो पटना में रहना ही होगा। अब तो बिहार पूरे देश से जब लोग आ रहे हैं बिहार का चुनाव देखने, तो हम लोग की तो जिम्मेदारी बनती है कि हम, और आप अपने अखबार को भी लेकर आ गए हैं, नया इंडिया भी हम लोग नए सिरे से यहाँ पटना में लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात जो हम बताना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी, हम 1990 से या 89 से, आप थोड़ा उसके पहले से देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं गांधी मैदान की रैलियां या यहाँ जो मार्च होते थे, जो यात्राएं निकलती थी, उनको देख रहे हैं। वो बहुत अरसे के बाद हमको देखने को मिला कि कोई इस तरह की यात्रा, इस तरह की रैली, इस तरह का आयोजन हो सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सुखद हमको आश्चर्य भी था कि कांग्रेस पार्टी कर रही है और चारों तरफ कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं। जिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि बिहार में उसका कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल खत्म है, उसका कोई संगठन नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है, वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जी, गांधी मैदान भरने के लिए आरजेडी ही जानी जाती थी, लालू यादव। और आपको याद होगा कि एक बार नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर
बिल्कुल। हाँ, 2020 में, जहां से आरसीपी सिंह का भाव कम होना शुरू हुआ। आरसीपी सिंह ने आयोजन किया था और कहा था कि देखिए इतनी बूथ कमेटियां बन गई हैं, यदि हर बूथ कमेटी से 2-2 लोग 3-3 लोग भी आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही फीकी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, तो गांधी मैदान तो भरा ही नहीं भरा जा रहा था। नहीं, प्रशांत किशोर का भी अभी हम लोगों ने देखा हालिया, वो गांधी मैदान नहीं भर सके। उनसे अधिक तो आईपी गुप्ता लेकर के आ गए। और उसके अलावा जो एक जोश होता है ना, एक जो उत्साह होता है, जो एक स्वयं स्फूर्त भीड़ आती हुई दिखती है, हो सकता है कि ये इस बात का असर हो कि 2 हफ्ते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चले बिहार की सड़कों पर और काफी यात्रा की, वहां से एक माहौल बना, लोग आए क्या, लेकिन लोग अपने आप आए। हमने सुबह 7 बजे से देखना शुरू किया, और ये भी चूंकि अब जब हम उसको देख रहे थे तो कल रात में 12 साढ़े 12 बजे भी हमने देखा जाकर के। आप सामने मौर्य होटल में थे, और हम होटल में सोने जाने के पहले गांधी मैदान में जाकर हमने देखा, तो 12:30 बजे रात में एक उत्सव का माहौल पटना की सड़कों पर था। चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर लग रहे थे, लोग आ रहे थे, गाना बजाना हो रहा था, मतलब एक उत्साह लोगों में दिख रहा था। भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं दिख रही थी, ये नहीं दिख रहा था कि ये, लेकिन उम्मीदवार जो है, दावेदार हैं, वो बड़ी संख्या में लेकर आए थे। बिल्कुल लेके आए थे। लेकिन आजकल जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, उसमें जिस तरह से लोग आते हैं उस तरह का नहीं थी। मतलब जीविका दीदी और वो लोग नहीं थे। उस तरह का नहीं, न्याय मित्र वाले नहीं थे, उस तरह का नहीं था कि आप अपनी नौकरी से छुट्टी लीजिए और आइए और आपको ये थैली मिली हुई है, इसमें आपका खाना है, ये सब उस तरह की चीजें नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के झंडे लेकर के, तो एक बड़े अरसे के बाद ज्ञानेश्वर जी हमने देखा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, एक राजनीतिक आयोजन हुआ, जिसमें राजनीतिक तरीके से लोग आए, राजनीतिक लोग अपने समर्थकों को लेकर के आए। गांधी मैदान अभी सोया नहीं है, बिल्कुल नहीं सोया है, ना बिहार की सड़कें सोई हैं, ना बिहार की राजनीति उस तरह से अभी बदली है जैसे देश के दूसरे हिस्सों की राजनीति बदल गई है। तो ये एक बड़ा सुखद आश्चर्य था हमारे लिए कि राजनीतिक लोग आ रहे हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं, जमहूरियत के लिए बहुत, बिल्कुल लोकतंत्र के इस ऐसे नाम पर आ रहे हैं जो किसी की जाति से नहीं जुड़ा है, आरक्षण से नहीं जुड़ा है, निजी लाभ का मामला नहीं है, एक लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, इस नाम पर लोग आ रहे हैं। तो कल भी बातें भी जो हो रही थी गांधी मैदान में, वो इसी की बात। बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहली बात जो मार्के की बात थी वो ये थी कि लोग, भीड़ आई, स्वाभाविक रूप से आई, सभी पार्टियों की आई। अब कमी बेसी किसका ज्यादा था किसका कम था, ये रहता है, ये झंडे किसके ज्यादा थे किसके कम थे, ये अपनी बात। पटना की सबसे बड़ी होर्डिंग पर तो आरजेडी ने कब्जा कर लिया था, ये दूसरी बात है। होर्डिंग मिली नहीं मुझे इस बार, बिहार की बात के लिए। बिल्कुल। और काफी जगह पोस्टर वार भी दिखा, जो कांग्रेस के लोगों ने लगाया, वहीं आरजेडी के लोगों ने लगाया, पप्पू यादव के लोगों ने लगा दिया, पप्पू यादव के लोगों ने लगा दिया। तो ये हुआ। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियों के पोस्टर नहीं दिखे, होर्डिंग नहीं दिखे, लेकिन उनके लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखे, सुबह से आ रहे हैं, वो चुपके से काम करते हैं। तो ये एक अच्छी, एक बड़ा एक राजनीतिक संदेश गया और एक राजनीतिक आयोजन हुआ, देख के अच्छा लगा। इसके लिए आना सार्थक हुआ, लगा कि हम एक राजनीतिक जो देखने आए थे भी था, अजीत जी, अनुशासन भी बहुत अनुशासित। तेल पिलावन रैली और लाठी रैली हम लोगों ने देखी थी, दुकानें बंद रहती थी, लेकिन आज आपने देखा दुकानें बंद नहीं थी, कहीं कोई भय और खौफ का माहौल नहीं था। और 3:30 बजते बिल्कुल सब कुछ निपट गया, सब कुछ आराम से निपट गया। और वहां तक पुलिस के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस का बंदोबस्त नहीं किया गया है, ठीक से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये इतने बड़े आयोजन में होता है। आप गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा, वहां अगर रोका पुलिस ने, वहीं भाषण करके फिर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जितने लोगों को कहा गया उतने लोग चले गए। तो ये पूरा मैसेजिंग एक जो होनी थी कि सब लोग जुट भी गए। अपोजिशन की एकजुटता, जो हम लोग पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं कि इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता हम यही मानते हैं कि अपोजिशन एकजुट हुआ, सभी 6 पार्टियों के नेता एकजुट हुए और पूरा देश का विपक्ष दिखा, पूरा देश का विपक्ष यात्रा में आया या फिर इस कार्यक्रम में आकर के शामिल हुआ। तो एक तो ये कि जिस तरह का आयोजन किया गया था वो आयोजन सफल रहा, एक बढ़िया राजनीतिक आयोजन हुआ और जो मैसेज देना था जाकर के वो दे दिया गया। ये एक जो हम इसको, लेकिन महाराष्ट्र गायब था, संजय राउत आए थे। हाँ, संजय राउत आए थे, शिवसेना से संजय राउत आए थे, एनसीपी से नहीं, एनसीपी शरद पवार के गुट से जितेंद्र आव्हाड आए हुए जी। और कांग्रेस ने बुलाया था जो यहाँ के बिहार के राज्यपाल रहे, पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल, उनके बेटे आए हुए थे, बंटी पाटिल, वो भी थे। और संजय राउत और जितेंद्र आव्हाड वहाँ के जो अपोजिशन की पार्टीज थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सुप्रिया सुले को आना चाहिए था, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रिया सुले आएंगी, इतना बड़ा आयोजन है और राहुल गांधी के साथ उनका जिस तरह का पर्सनल रिलेशन है, आना तो चाहिए था। उद्धव ठाकरे को भी आना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा कम ट्रेवल करते हैं। सुप्रिया सुले आती, चूंकि उनका निजी संबंध बहुत अच्छा है। आपको पता ही होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने अपना वाला बंगला ऑफर किया, या उनकी पार्टी को मिला था लोधी स्टेट में, वो बंगला ऑफर किया प्रियंका गांधी वाड्रा को कि आप ले लीजिए, आपके लिए बंगला बड़ा ठीक रहेगा।
तो वो नहीं आई थी, लेकिन जितेंद्र आव्हाड आए हुए। ममता बनर्जी को नहीं आना था, ममता बनर्जी को नहीं आना था, आम आदमी पार्टी को नहीं आना था, ये लोग पहले से मना कर ही चुके थे। ये लोग ऑलरेडी अपने को मान रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक से अलग है, और ममता बनर्जी को बंगाल में मान लीजिए कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़े तो क्यों एकजुटता दिखाए। तो एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होनी थी, जो हम कह सकते हैं कि एक फिजिकल उस नजरिए से देखें तो काफी अच्छा आयोजन हुआ, वो हो गया जी। अब जो दूसरा पार्ट आपने कहा SIR के मुद्दे पर, बिल्कुल आज भी राहुल गांधी का पूरा भाषण उसी पर केंद्रित रहा, SIR पर केंद्रित रहा, वोट चोर गद्दी छोड़ पर रहा, भारत की राजनीति को वो एड्रेस कर रहे हैं। और वो जो पूरे जो मैंडेट है जो मिला हुआ है नरेंद्र मोदी को, उसको वो संदिग्ध बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये संदिग्ध हो जाए, लोगों के मन में एक धारणा बैठे कि इनको हराया जा सकता है, अगर ये लोग गड़बड़ी नहीं करें तो चुनाव हार जाएंगे। ये एक बड़ा मैसेज है जो वो देना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बात कही आज, आपको ध्यान होगा, पहले वो कहते थे कि हमारे पास एटम बम है, हम फोड़ेंगे। आज हाइड्रोजन, आज उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात की कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। जब एटम बम उन्होंने फोड़ा था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े उन्होंने रखे थे, सामने रखे थे कि ये 1 लाख वोटों की गड़बड़ी है, एक विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट की गड़बड़ी है, ये उन्होंने एटम बम में रखा था। अब आप सोचे हाइड्रोजन बम में क्या होगा। बिल्कुल। और हाइड्रोजन बम कहाँ का होगा, वो एक संदेह दे करके चले गए, एक अटकल लगाने के लिए छोड़ के चले गए कि वो कहाँ का होगा। जैसे प्रशांत किशोर छोड़ रहे हैं आजकल की, हम फाइल खोलने वाले किसका खोलने वाले हैं, क्या खोलने वाले हैं, बिल्कुल। हर आदमी की धड़कनें बढ़ी रहती हैं, बिल्कुल। तो चुनाव आयोग की धड़कन बढ़ा के गए हैं वो कि हाइड्रोजन बम कहाँ का होगा, हरियाणा का होगा, महाराष्ट्र का होगा, या किसी और लोकसभा जगह की सीट का वो निकालेंगे। तो फोकस उनका SIR ही रहा। अब SIR के वो हाइड्रोजन बम कहीं का फोड़ते हैं, मान लीजिए वो हरियाणा का या महाराष्ट्र का फोड़ते हैं, उसका क्या बिहार में इंपैक्ट होगा, उसका क्या राजनीतिक लाभ वो बिहार में ले पाएंगे, बिहार की यूनिट उसका क्या लाभ लेने के लिए तैयार है, इसमें हमको थोड़ा डाउट लगता है। इसलिए क्योंकि बिहार को लेकर के वो फोकस नहीं हो रहे हैं, बिहार को लेकर के बहुत, जबकि चुनाव बिहार में है। उनकी पार्टी के लोगों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, वो कर रहे थे, अखिलेश सिंह भी थे और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि 89 लाख विसंगतियां, बिल्कुल। अब और चुनाव आयोग शिकायत ले नहीं रहा है। ये 89 लाख विसंगति तो बहुत ही ज्यादा होगी। हाँ, तब तो बिल्कुल चुनाव ही बदल जाएगा, ये विसंगति किस तरह की है आप नहीं बताएं। अब मान लीजिए कई लोगों के नाम गलत हो जाते हैं, भाई सिंह है तो बिंदी छूट गई, वो भी एक विसंगति है, ऊपर बिंदी छूट गई, वो भी विसंगति है। हम अजीत में अगर बड़ी ही लिखते हैं, हमारे में छोटी ही लिखते हैं, तो हम उसको भी विसंगति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कुमार में छोटा ऊ लगाना भूल गए, वो भी एक विसंगति है। मेरे ही पहचान पत्र में है, विसंगतियां तमाम है, विसंगतियां हैं। तो वैसी विसंगतियों की बात है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल। आप फिर उनका करके आप कोई हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं, ऐसी विसंगति का कोई मतलब नहीं होता है। विसंगति असली वो है कि व्यक्ति जीवित है, आपने मृत बता करके नाम काट दिया, व्यक्ति उस पते पर रहता है, वोट करना चाहता है, वहां आपने उसको शिफ्ट बता करके नाम काट दिया। व्यक्ति का एक ही जगह वोट है, आपने 2 जगह बता करके नाम काट दिया, ये विसंगति। हाँ, विसंगति जैसे देखिए, सीमान के पत्रकार हैं संतोष राज पांडे, उन्होंने पिछले दिनों लिखा कि उन्हें मृत बताकर उनका नाम काट दिया गया। तो ये विसंगति है, ये विसंगति और ये धोखाधड़ी है, ये बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। और चुनाव आयोग अगर इसको नहीं ठीक करता है तो आप इसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब आप चैलेंज करेंगे तो लोग इस पर ध्यान देंगे। देखिए, असली 2 चीजें होती हैं ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तो गांधी के, हम चंपारण के हैं। महात्मा गांधी ने एक चीज बताई थी उस समय कि सत्य सामने आना चाहिए है। बिल्कुल। और सत्य इस रूप में सामने आना चाहिए है कि उसको आप कहीं भी उसी रूप में प्रेजेंट कर सके। हमारा सत्य, आपका सत्य, उनका सत्य नहीं होना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रूप में, कि आप उसको कहीं प्रेजेंट करें और चैलेंज नहीं किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ये मृत बता करके उसका नाम काटे हैं, ये एक ऐसा फैक्ट है, ऐसी गड़बड़ी है कि आप इसको कहीं भी प्रेजेंट करेंगे लोग इस पर यकीन करेंगे। बिल्कुल। अगर किसी के तिवारी नाम है, उसमें तो में छोटी की जगह बड़ी ही लग गया, आप इसको विसंगति बता करके प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पर हंसी उड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो 89 लाख विसंगति है, तो 89 लाख नाम कटने का तो विसंगति नहीं हो सकता है, नहीं है। तो ये स्पेसिफाई करना चाहिए था कि किस तरह की विसंगतियां आप पकड़ रहे हैं और उनसे बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज आखिरी दिन था, बिल्कुल, और वो कल बहुत हो गया, पूरा हो गया उसका, जो चुनाव आयोग का जो दूसरा चरण है वो चरण पूरा हो गया। अब उसी पर सारा फोकस रखने का नतीजा ये हुआ है। तेजस्वी यादव जरूर मुद्दा बना रहे थे, उन्होंने करप्शन का मुद्दा बनाया, उन्होंने अपराध का मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार के मुद्दों को उठाया उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन अपराध में और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा। तो ये एक बात है जो लोगों को अपील करेगी, लोग इससे कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा, वो SIR के मुद्दे से पता नहीं क्यों लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन बिहार के लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं।
देखिए नाम जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा फाइनल जो लिस्ट आएगी, अभी तो मसौदा मतदाता सूची है, जब 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी तो हो सकता है कि 7 करोड़ 24 लाख से काफी ज्यादा नाम हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो 18 से 19-20 साल वाले उम्र के लोग हैं उनका नाम अब जोड़ा जा रहा है, और अभी वैसे 15 लाख लोगों ने आवेदन किया। आज हमें अखबारों में खबर पड़ी कि नए वोटर आई कार्ड भी बनाए जाएंगे। हाँ, नए वोटर आई कार्ड बनेंगे। तो फिर तो एक लंबी प्रक्रिया फिर चलेगी। वो चलेगी, लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो फिर नए वोटर आई कार्ड पर ही चुनाव होगा कि पुराना वोटर आई कार्ड भी वैलिड रहेगा? नहीं, वो पुराना वैलिड रहेगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो आप आधार कार्ड दिखा के भी डाल सकते हैं। 17-18 दस्तावेज है, आप दिखाकर वोट डाल सकते हैं उसमें। नया वोटर मतलब 18 से 20 साल वाले जो लोग हैं उसमें से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, और चुनाव आयोग ने उनसे अपील की थी कि भाई अब समय कम है। चुनाव आयोग का कहना है कि 42 लाख लोग हैं जो 18 से 20 साल की उम्र के, उनका नाम जुड़वाना है। बिल्कुल। तो अगर 15-16 लाख आते हैं तो और बढ़ सकता है, 7.5 लाख भी ना, 7.5 करोड़ भी वोटर आ सकते हैं। तो वोट चोरी हो गया ये कैसे बताइएगा? अगर 7.5 करोड़ लोगों के नाम आ जाते हैं या 7 करोड़ 40 लाख के नाम आ जाते हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपका वोट चोरी हो गया। वोट है, आप हम वोट दे सकते हैं, तो वोट चोरी ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, उसमें फर्जी नाम पकड़ के अगर आप बताते हैं, हाँ, तब तो चलेगा कि भाई ये फर्जी, यहाँ देखिए ये 2,000 फर्जी नाम जोड़े गए हैं। बिल्कुल। और हम लोग को पता है कि 52 सीटें 50 सीटें पिछली बार 5,000 के कम अंतर से जीती गई हैं, और 68 सीटें ऐसी हैं जिनका अंतर 5 से 10,000 का है। ऐसी सीटों पर अगर 2-4 हजार वोट का फर्जीवाड़ा आप पकड़ के बताते हैं तो वो बड़ी चीज, बिल्कुल बड़ी चीज, वो अभी नहीं दिखा गया। अब आइए जो नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार वाली जो बात आप करते हैं, देखिए प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं कि भाई, प्रशांत किशोर से किसी पत्रकार ने पूछा कि केवल आप ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपसे ही सभी भय खा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए मुझसे भय खाने की जरूरत नहीं है, और दूसरे क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना यह था कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए यदि आरजेडी वाले भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सुशील कुमार मोदी रहे नहीं, जो एक पुलिंदा लेकर बैठते थे, जिनके पास दस्तावेज होता था, तो जो वो कहते थे उस पर जनता यकीन करती थी, विश्वास करती थी। तो एक संकट यह है। और जैसे ही अपराध की बात ये करेंगे, लोग 2005 के पहले का स्मरण कराने लगे। तो एक चैलेंज ये है महागठबंधन है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस चैलेंज के बावजूद आज तेजस्वी यादव ने ये बात उठाई, बिल्कुल, कि 2 डबल इंजन में 1 इंजन भ्रष्टाचार, 1 इंजन अपराध। बिल्कुल। उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन इंजन भ्रष्टाचार, कौन इंजन अपराध। अब ये भी है कि जो अपराध कर रहा है क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? जो भ्रष्टाचार वाला है वो अपराध नहीं कर रहा है, वही। लेकिन उन्होंने एक बात उनको कहनी थी, ये बात कही, और ये इस मुद्दे पर लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े भ्रष्टाचार से आम आदमी को मतलब नहीं होता है। उसको मतलब है कि उसके जो रोजमर्रा के काम हैं उसमें उसको रिश्वत देनी पड़ रही है अगर, तो वो उससे प्रभावित होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के राज में एक चीज रही है कि बहुत ही लोकल लेवल पर लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए भ्रष्टाचार की जरूरत मान लीजिए नहीं सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसी चीजें हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार की कमान छूट गई है। नीतीश कुमार की कमान छूट गई है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज डाउन द लाइन नीचे जा रहा है। तो उस मैसेज को अगर अपोजिशन ले जाता है नीचे तक कि भाई आपका काम, आपके ऊपर आपको रिश्वत देनी पड़ रही है छोटे छोटे काम कराने के लिए, लेकिन अब फिर वही है कि अगर तेजस्वी यादव लेकर के जाएंगे तो यकीन दिलाने में कितना कामयाब होंगे, क्योंकि हर जगह तेजस्वी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। और उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री रहे लोग हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके प्रति आम लोगों की धारणा कैसी है, ये एक बड़ा चैलेंज है। आपने ठीक कहा, प्रशांत किशोर के साथ ये चैलेंज नहीं है। उनके सारे फ्रेश चेहरे हैं और उनका अपना भी कभी सत्ता में रहने का, जो एक भी दिन सत्ता में रह चुका है उसके ऊपर दाग जरूर है। फिर वो भ्रष्टाचार की बात करेगा तो उसकी भी कुंडली खुलेगी। बिल्कुल। तो इस वजह से आरजेडी के लोग घबराते हैं, कांग्रेस के लोग घबराते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो खुद ही अपने ऊपर ऐसा दाग लगाया राजीव गांधी के जमाने में ही कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। बिल्कुल। तो भाई कौन पहुंचाता है? सब तो सिस्टम 85 रुपया जो गायब हो रहा है वो कांग्रेस के ही सिस्टम में जा रहा था ना। तो वो बड़ा ब्लंडर था जो राजीव गांधी ने किया था। वो अपने भलमनसाहत में, अपनी ईमानदारी में कह गए थे, लेकिन आप याद करिए कि उसके बाद जो कांग्रेस के ऊपर करप्शन का दाग लगा, आज तक छूटा है? नहीं छूटा है, आज तक नहीं छूटा। वो नहीं छूटेगा जब आप खुद ही कह रहे हैं, और सिस्टम आप ही का बनाया हुआ है आजादी के बाद से लेकर के उस समय तक। तो ये बात आरजेडी के भी नहीं कह सकते हैं लोग, क्योंकि 15 साल राज आपका रहा है और उस राज को लोगों ने देखा हुआ है। तो ना अपराध पर आप यकीन दिला सकते हैं, ना आप करप्शन पर यकीन दिला सकते हैं। अगर अपराध और करप्शन का इशू बनता है तो इसका लाभ प्रशांत किशोर को हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी छवि बेहतर है। या फिर लोग यथास्थिति पर रहेंगे कि यथास्थिति कायम रखते हैं। जो भाई आप ये मैसेज जा सकता है कि अगर प्रशांत किशोर को नहीं चुन रहे हैं तो नीतीश कुमार का राज बेटर है आरजेडी को देने के बदले, ये एक मैसेज जाएगा। नीतीश कुमार की बेबसी को ही ये लोग जाहिर करना चाहते हैं ज्यादा। देखिए, आपको याद होगा जब आयोगों का गठन हो रहा था, बोर्ड और कमीशन बन रहे थे, तो हमने कहा कई बोर्ड और कमीशन बनने के बाद कि इसमें कोई कुर्मी और कुरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ,
तो फिर यह बात मेरे पोस्ट के बाद नीतीश कुमार के यहाँ बात चली। नीतीश कुमार ने पूछा यह कैसे हो गया। तो बेबसी वाली बात जो होती है ना, तो सभी यह कह देते हैं सर आपने ही तो फाइल पर साइन किया था, आपसे ही तो पूछकर किया गया था। तो अब यह जो राजनीतिक बौद्धिकता है ना, या सोच पता नहीं कैसे, मतलब बेस्ट ऑफ द माइंड का जो सवाल है, उस कारण यह समझ में नहीं पा रहा है कि नीतीश कुमार से लोग कब क्या फैसला करा रहे हैं और कब क्या बदल जा रहा है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल हो गई है। लेकिन इस मामले में एक और बात हम लोग, जो आपने कहा कि जो फ्रीबीज जो बांटा है उन्होंने, जो मतलब फ्रीबीज क्या कहें, पैसा तो आम आदमी का ही है, उसी के पैसे से देना है उनको। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी देने में वो यकीन नहीं करते हैं, सशक्तिकरण में यकीन करते हैं। इसका मैसेज बहुत गया है नीचे। हाँ बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है, बहुत गया है। और हमारी हम दिल्ली में अभी 2 दिन रहे और फिर पिछले हफ्ते भी हम 3 दिन यहाँ रह के गए थे पटना में। तो कई लोगों ने कहा जो घूम करके आए हैं, उनका कहना था कि गाँव में महिलाओं के बीच में, अत्यंत पिछड़ों गरीबों में ये कोई मैटर नहीं करता है कि नीतीश कुमार की तबीयत। हाँ बिल्कुल, उन्हें मिल रहा है ना, उन्हें मिल रहा है ना। हाँ, और हम एक दिन और आपसे बात कर रहे तो कह रहे थे, हमने कहा कि भाई लोग, इन्होंने कहा कि भाई उनको बीमारी हो गई। तो पूछा कौन बीमारी हो गया, तो उनको डिमेंशिया हो गया। कि कौन बीमारी हुई है, कौन सी बीमारी है ये, तो लोग भूल जाते हैं। तो कहा यार वो तो भूल तो हम भी जाते हैं। तो एक मतलब वो कोई बीमारी लोग नहीं मान रहे, इस बात को, भूल जाने की बात को लोग बीमारी नहीं मान रहा है। और इस बात को वो जस्टिफाई कर रहा है ये कह के कि सब काम तो हो ही रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल भाई हमको सारी, और घर में भी वो बुरा बाबा सबके लोग प्रिय होते हैं जो देने वाली स्थिति में, पोता और पोती के लिए माँ बाप से ज्यादा प्यारे वो दुलारे वही होते हैं कि जब गए तो दादा ने क्या बोलता, कुछ दे दिया। हाँ, तो अब ये दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो लोग कैसे यकीन करें। ये एक डिस्कोर्स है जो मतलब शहरी इलाकों में है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में है, कुछ मीडिया में है, कुछ अपोजिशन की पार्टीज में है। आम आदमी तक इस डाउन द लाइन जो मैसेज है वो मैसेज नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार ने अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल बनाया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की है और अपनी एक राजनीतिक पूंजी खड़ी की है। आप अगर कहीं आप पैसा जमा करें, एफडी कर दें, तो उसमें से निकाल के थोड़ा खर्च करेंगे, तो खर्च करने में फिर भी टाइम लगता है। बिल्कुल, कमाई कर रहे हैं और एफडी निकाल रहे हैं तो खर्च करने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास एक एफडी है 16-17%, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े थे तो तब भी 16% वोट है उनको। अब उसका क्षरण होगा भी तो एकदम से नहीं खत्म हो जाएगा। कितना होगा वही। और जब वो अभी भी एक्टिवली कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तमाम चीजें सरकारी खजाने से दी जा रही हैं। आपने गिना दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 1100 रुपए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आने लगी, वो 10,000 रुपया हर खाते में महिला के आपको आप देंगे, मानदेय आपने बढ़ाई दी। तेजस्वी यादव घबरा गए। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं कल कोई संगोष्ठी में गए थे, वहां उन्होंने कहा कि देखिए भाई अब हम कुछ ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि यह कॉपी पेस्ट की सरकार है, जो हम ऐलान करते हैं वही नीतीश चाचा पूरा कर दे रहे हैं। तो जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, तो कल तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि नहीं मेरे पास कुछ और इतना बड़ा है जिसमें नीतीश चाचा चिट हो जाएंगे। तो पता नहीं अब कौन सा फ्री बीज लेकर के आ रहे हैं, 10,000 के बाद भी क्या आना है क्या नहीं आना है। हाँ, तो ये सब अब कहने की बातें हैं। देखिए, आप कहे कि हम 2,500 रुपया दे देंगे, तो ये आपका ओरिजिनल एजेंडा थोड़े, आपका ओरिजिनल आइडिया है ये तो आपके बगल का राज्य दे ही रहा है 2,500। बिल्कुल, आपका ओरिजिनल आइडिया कैसे होगा कि आपसे चुरा लिए? भाई प्रशांत वो कहे, हेमंत सोरेन कहे कि हमसे चुरा लिए। जी बिल्कुल। फिर हेमंत सोरेन कहे तो दूसरा कहे, तो वो शिवराज सिंह चौहान कहे कि हमसे चुरा लिए। बिल्कुल, शिवराज सिंह कहे तो कांग्रेस कहे कि नहीं हमसे चुरा लिए। हम आसाम में कहे, ये कोई ओरिजिनल आइडिया थोड़े है कि हम आपको 2,500 रुपया दे देंगे महिलाओं को। ये किसी का ओरिजिनल आइडिया नहीं। तो आप कुछ भी लेकर के आइए, उससे बड़ी योजना तो नहीं लेकर के आएंगे ना, जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम 8,000 रुपया महीना देंगे। हाँ, नहीं लेकर आएंगे, नहीं लेकर आप 8,000 रुपया महीना कहा था। लेकिन बिहार में हर गांव में एक नया चल रहा है कि ये परिवार लाभ कार्ड PLC जनसुराज का। हाँ, हर परिवार 20,000 और वह कार्ड बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है। और प्रशांत किशोर बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अपनी रणनीति पर भी है कि अभी मुझे कल ही कोई बता रहा था, कोई एक उम्मीदवार आए थे, दावेदार मिलने आए थे कि 7 सितंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के 20 कार्यालय खोले जाने हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 कार्यालय खोले जाने हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 PLC परिवार लाभ कार्ड बनाए जाने हैं। तो यह तो एक दूसरी तैयारी है। तो 50,000 कार्ड बनाए, मतलब एटलीस्ट 2 लाख 2.5 लाख। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी 3 लाख की होती है, मतलब एवरेज। आप उसमें 2 लाख 2.5 लाख आदमी को कार्ड दे, उसका बेनिफिट देना है। तो इससे बड़ी क्या योजना लेकर? तो ये तो सब योजनाएं आएंगी, प्रशांत किशोर लेके आ रहे हैं इतनी बड़ी योजना।
लेकिन उससे जो नीतीश कुमार ने जो अभी कर दिया, अभी अकाउंट में चला जाएगा, अकाउंट में पैसे जाने लगे, और सितंबर में इस महीने में तो सबके महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले जाएंगे। तो इससे जो उनकी राजनीतिक पूंजी का जो क्षरण हो रहा था, जो इरोजन हो रहा था, वो रुक गया है। हाँ, वो रुक गया है। वैसे भी अगर इरोड करता भी तब भी खत्म नहीं होने जा रही थी पूंजी। बिल्कुल। आप देखिए तमाम पार्टियों के जो पॉलिटिकल कैपिटल जिन्होंने भी बनाया, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल कैपिटल कब से खत्म हो रही है? 89 से जी। तो खत्म होते होते आज भी इतनी बची हुई। तो ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो 16% की पॉलिटिकल कैपिटल उनकी अपनी निजी है वो एकदम से समाप्त हो जाए। लालू यादव की कहाँ खत्म हुई? खत्म हुई? इतने दिनों से सत्ता से बाहर है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक पूंजी उन्होंने बनाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी डेवलप की, वो तो है उनके पास। आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो और इंडिविजुअल हर बार सबसे ज्यादा वोट की पार्टी भी हो सकती है अगर वो ज्यादा सीटें मास लीडर कोई भी आज भी नहीं है। तो ये वो उनकी पूंजी बच गई। नीतीश कुमार जो पूंजी गंवा रहे थे, बड़ी तेजी से जो क्षरण हो रहा था उनकी राजनीतिक पूंजी का, वो पिछले 1-1.5 महीने में रुक गया है। वो अब उसका क्षरण रुक गया है। बीजेपी का जो कैपिटल है वो अपने पास फिक्स है, वो फिक्स है। पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है ये हम लोग जान गए हैं। कहा नहीं जा रहा है कि 80-20 करेंगे। नीतीश कुमार ने पता नहीं किस भाव से वो इमारत सरिया में गए तो टोपी नहीं पहनी उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन बिना कहे यह मैसेज हो गया। दोनों कंट्रास्ट में तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया में कि नीतीश कुमार टोपी नहीं पहन रहे हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों खानखाए रहमानी में नीचे बैठे हुए हैं उस इदारे में, वहां के मौलाना के साथ। बीजेपी जेडीयू, ये जेडीयू ब्रांड पॉलिटिक्स नहीं है, ये बीजेपी ब्रांड पॉलिटिक्स। बिल्कुल। लेकिन जेडीयू को भी वो खींच करके ले आई है अपने ब्रांड पॉलिटिक्स पर, यूपी की और आज हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी कम से कम दरभंगा में जो कुछ हुआ उसके लिए आज खेद व्यक्त कर देते तो यह मसला खत्म हो जाता। और आज भी हम देख रहे थे दिल्ली से जो बीजेपी के जितने नेता हैं वह इसी बात पर प्रहार कर रहे थे कि देखिए बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। और इस पर इसमें कोई कुछ नहीं, बल्कि जस्टिफाई किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत उल्टी सीधी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने किसी की मां बहन की गाली दी है, सही बात, या उनके सामने मंच से किसी ने गाली दी है, उनके राहुल गांधी के मंच पर मौजूद होने के समय ये गाली दी। तो आपको माफी मांगने में कोई ऐसी चीज नहीं है। आप तो दे नहीं रहे थे, आप तो कह रहे थे गलत है। और हम तो कहे, आपसे भी बातचीत में पिछली बार भी कहे कि अब कानपुर में घटना होती थी, महात्मा गांधी वर्धा में उपवास करते थे। बिल्कुल। उस कांग्रेस के कार्यकर्ता की गलती के लिए महात्मा गांधी उपवास करते थे, शुद्धि के लिए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप माफी मांग ले, वो नहीं किया। तो आपको क्या लगता है आज तो बहुत अधिकार यात्रा का समापन हो गया, ये जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, गठबंधन दल की पार्टियां हैं, इनके अब सीट बंटवारे बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। हम लोग पहले एक बात कर चुके हैं कि इनके यहाँ सबसे आसान है, एल्बो रूम भी है करने का। लेकिन मुश्किल ये है कि किसी को किसी पर यकीन नहीं हो रहा है, किसी को किसी पर यकीन नहीं हो रहा है। और यकीन हम अब यहाँ है, अब इस बात का खतरा भी हो रहा है कि कहीं चुनाव जीतने के बाद इधर उधर न हो जाए। यही तो असली चीज है। बिल्कुल। और ये हम अब पटना में आए तो हमने सुना, और पता नहीं है आप इस बात की और पुष्टि करेंगे या और कुछ थोड़ा पता करना चाहिए है, ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी को के साथ धोखा हो जाए। अच्छा, ये बात भी है। हाँ। अभी बहुत साथ में घूम रहे हैं वो, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है आरजेडी। अब तो देखिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम यदि घोषित नहीं होते हैं तो मुकेश सहनी के लिए टेक ऑफ करने का एक पॉइंट बन जाएगा। हाँ भाई, आप ना मुख्यमंत्री, ना आप उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, और ना आप जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल आप यही मांग कर रहे हैं ना कि मल्लाह को एससी में आरक्षण दीजिए। आप खुल के ये भी नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि मल्लाह को आरक्षण दीजिए, तो आरक्षण तो है ही। आप कह रहे हैं कि एससी कैटेगरी में आरक्षण दीजिए। तो जो एससी कैटेगरी में आरक्षण मांग रहे हैं वो तो आरजेडी कांग्रेस नहीं कह रही कि हम देंगे, कोई नहीं कह रहा है कि देंगे, कोई नहीं कह रहा है। और आपको अगर उप मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं करते हैं, सीटें भी आप जितनी कह रहे हैं उसके आधी अगर दी जाती हैं, आधी देने की बात होती है, फिर आप किस ग्राउंड पर रुकिएगा? आधी की बात तो नहीं होगी, कुछ इधर उधर वाले होंगे, उम्मीदवार होंगे। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार जीते हुए आरजेडी के विधायक हैं, वो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो जहां मल्लाहों का मतलब कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे खगड़िया में है, मुजफ्फरपुर में कुछ विधानसभा क्षेत्र तो बताए जा रहे हैं कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं। तो फिर उस पर भी आप राजी होंगे? बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने जो ये अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उस शक्ति प्रदर्शन के बाद वो 60 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं है, किसी हाल में तैयार नहीं है। कृष्णा अलावरू तो भाई उसके लिए वो ऐसे सख्त टास्क मास्टर हो गए हैं कि वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। हाँ, बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो फिर पहले 65 कहा गया, 70 नहीं तो 65, 65 नहीं तो 60। हाँ। तो क्या आरजेडी इस बात के लिए तैयार है कि हम अपनी सीटें और कम कर लें, हम 125 सीट पर आ जाएं? बिल्कुल भाई, पहले तो हम लोग यही सोच रहे थे ना कि कांग्रेस की 15 सीटें अगर खाली हो जाती है, कांग्रेस 55 पर आ जाती है, हम तो पहले 20 मान रहे थे, कांग्रेस 50 पर आ जाती है तो वो 20 सीट दे दीजिए
मुकेश सहनी को, फिर बाकी कुछ इधर उधर की बिल्कुल, सीटें एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस तो अब 10 से ज्यादा छोड़ के राजी ही नहीं है, तो कहां से सीट निकालेंगे? तेजस्वी यादव अगर ज्यादा सीट छोड़ देंगे तो उनके उनके कार्यकर्ताओं में भी, उनके सपोर्टर में भी तो मैसेज जाएगी कि पता नहीं कितनी जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। वैसे भी उन्हें ज्यादा कम करने हैं, कुशवाहा अधिक करना है जी। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है जी बिल्कुल, कि हम इस बार, उन्होंने ये जो हमने कैसे कहा कि मुकेश सहनी के साथ धोखा हो सकता है, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम इनको 25-30 सीटें दें, उसके बदला क्यों नहीं 25-30 सीटें अपने यहाँ बढ़ा दें हम अति पिछड़े की और कुशवाहा की, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। जब कैंडिडेट के नाम पर ही ये भी वोट ले आएंगे, कैंडिडेट नहीं देंगे अगर उस जाति का तो इनको भी वोट नहीं आएगा। लेकिन मल्लाह का नेता तो मुकेश सहनी हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसका वोट लेने के लिए इनको भी उसका कैंडिडेट देना होगा। बिल्कुल देना होगा, बिल्कुल देना। तो अगर उसी जाति का कैंडिडेट आरजेडी भी उतार दे तो एक स्ट्रेटजी तो ये भी है ना जी। अगर कांग्रेस नहीं मानती है, हम सब हर बात में अगर लगा रहे हैं, अगर कांग्रेस नहीं मानती है 50-55 सीटों पर, तो फिर बहुत ज्यादा घमासान हो जाएगा वहां भी जी। और वहां कोई अथॉरिटी नहीं है ज्ञानेश्वर जी अमित शाह की तरह जो बैठ करके कहे कि नहीं इसको मानना हो। नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है कोई अथॉरिटी नहीं। यहाँ तो मुंह फुलोवल हो जाएगा, मुंह फुला लेंगे लोग, और मुंह फुला करके अगर समझौता किया भी तब तो भीतरघात हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब अपोजिशन के सामने एक बड़ी चुनौती तो ये हो गई जो नीतीश कुमार बांट रहे हैं कि इतनी चीजें अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो मालूम हुआ टेकारी विधानसभा गया में 100 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। अब सोचिए क्या होगा, कौन समझाएगा? हाँ, कौन समझाएगा कि भाई यही लड़ेंगे, बाकी लोग आप लोग घर बैठिए और इनकी मदद करिए। हाँ, इनकी मदद कीजिए, कोई नहीं समझा सकता मदद कीजिए। हाँ। और देखिए कांग्रेस कैसे दबाव डालने की पॉलिटिक्स कर रही है। ये सब जो यात्रा में हम लोगों ने देखा कि आप स्टालिन को बुला रहे हैं जी, आज भी हेमंत सोरेन भी आए, रेवंत रेड्डी आए, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, तमाम लोग बुला रहे हैं। ये ताकत तो दिखाई कि हमारी बड़ी ताकत है, आपने ये ताकत दिखाई। और उस बीच अजय माकन आकर के स्क्रूटनी कमेटी की बैठक करके चले गए। भाई जब आपकी सीटें तय नहीं है, आप किसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भी तो प्रेशर टैक्टिक्स। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कई लोग नाराज हैं ज्ञानेश्वर जी। उसमें कई लोग थे कि सिटिंग विधायकों को बुला लिया गया इंटरव्यू लेने के लिए, या पूर्व विधायक को बुला लिया गया और बाहर बैठ करके वेट कर रहे हैं कि फुर्सत होगी तो हम इंटरव्यू करेंगे, हमको हमारा इंटरव्यू होगा। बताइए, इस तरह से इंटरव्यू होता है? ये तो बड़ा अपमानित करने का तरीका हो गया ना बड़े बड़े नेताओं। बिल्कुल। तो ये स्थिति जो है, ये एक तो चैलेंज हो गया। फ्री बीज मतलब ना कहें हम उसको, जो नीतीश कुमार जो लोगों को लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उस सरकार का एक जो है अपना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बचा ही लिया। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का जादू है, आपस के इनके झगड़े हैं। उसके बाद अब मुद्दा खाली SIR का है। अभी भी टाइम है, अगले 2-3 महीने बिहार के लोगों का मुद्दा लेकर के बिहार के लोगों के बीच बिल्कुल। अब तो 2 ही महीने बचे ना, आज 1 सितंबर है, अब तो नवंबर में चुनाव। बिल्कुल, अगले महीने चुनाव 3 तारीख को घोषणा हो जाएगी। तो देखिए, बिहार की सियासत में अभी कई रंग हैं और तमाम रंगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। कल बिहार की बात कॉन्क्लेव है लाइव सिटीज का, उधर भी हम लोग की व्यस्तता रहेगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।